दोस्तों आज हम लोग नाव और धारा का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसका पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, एक नाव धारा की दिशा में 14 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर जाती है। ठीक है, धारा की दिशा में कितना जाता है 14 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में कितना वापस आता है 9 किलोमीटर। ठीक है, धारा की दिशा में 14 किलोमीटर जाना है और वापस 9 किलोमीटर आना है। टोटल टाइम जो लगता है वो 5 घंटे का लगता है। ठीक है, टोटल टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 5 घंटे का लग रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना क्या होता है, जब नाव धारा की दिशा में जा रही होती है तो हम लोग B + W लिखते हैं। ठीक है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, मतलब ये धारा की दिशा में हो गया और धारा की विपरीत दिशा में जब आना होता है इस डायरेक्शन में तो B - W लिखते हैं। जब धारा की विपरीत दिशा में आना होता है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो ये धारा की दिशा में चाल है B + W, ये धारा की विपरीत दिशा में चाल है B - W। ठीक है, बट यहाँ पे देखो क्या है, यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, मतलब ये नाव की जो चाल है वो 5 दी गई है। ठीक है, नाव की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, हमें धारा की चाल यहाँ पे पता करना। ठीक है, तो अब देखो करते क्या है, आने और जाने में 5 घंटे लगता है तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो टोटल टाइम 5 घंटे का है। ठीक है, तो ये तो टाइम हो गया आने और जाने का, तो आने में लगा समय और जाने में लगा समय वो हम लोग यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे, तो ये टोटल टाइम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 14 किलोमीटर जाना था। ठीक है, इस समय स्पीड क्या थी 5 + W। ठीक है, क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 14 किलोमीटर गया इस चाल से और 9 किलोमीटर वापस आया, किस चाल से आएगा 5 - W। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे अगर तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं उस बेसिक मेथड को बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो करना क्या होता है, W की कोई वैल्यू यहाँ पे ऐसे चेक करें जिससे ये LHS और RHS दोनों साइड क्या हो सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, तो करते क्या, देखो यहाँ पे अब इसकी कोई ऐसी वैल्यू सपोज करें जो इसे क्या कर देता हो डिवाइड कर देता हो, तो अगर मैं W की वैल्यू यहाँ पे 2 सपोज कर लूँ। ठीक है, W की वैल्यू अगर मैं 2 सपोज करूँगा तो देखो कितना हो जाएगा ये 14/5 + 2 + 9/5 - 2। क्लियर, तो ये कितना हो गया 14/7 + 9/3, 7 2 = 14, 3 3 = 19, तो कितना हो गया 2 + 3 मीन्स 5। तो देखो यहाँ पे 5 था, ये भी 5 आ गया, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो धारा की चाल होगी वो कितनी आएगी 2 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। ठीक है, अगर इस पे W की वैल्यू 2 रखने पे सेटिस्फाइड ना करता तो कोई दूसरी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। क्लियर, सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति धारा की दिशा में निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करता है, इतनी ही दूरी वापस आने में 5 घंटे लगाता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिसके बीच की जो दूरी है कितनी है दी है, ये जाएगा या आएगा तो समान दूरी ही लगेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे 4 घंटे लगते हैं जाने में और 5 घंटे लगते हैं आने में। ठीक है, ये धारा की दिशा में जब जाएगा तो B + W होता है और धारा की विपरीत दिशा में जब आएगा तो B - W होता है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो टाइम का रेशियो जो यहाँ पे गिवन है कितना है 4 घंटे में जाता है 5 घंटे में आता है। ठीक है, तो हमने रेशियो मेथड बताया था कि ये टाइम का रेशियो 4 और 5 का है, तो इसकी चाल का जो रेशियो होगा वो 5 और 4 होगा। क्लियर, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जब हमें नाव की चाल निकालना होता है तो दोनों के चालों का योग बटे 2 करते हैं। ठीक है, तो 5 4 9 हो रहा है, तो हमने क्या बताया था डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हो। अगर वैल्यू डेसिमल में आ रही हो, देखो 5 4 9 को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा।
ठीक है। अगर यहाँ पे डेसिमल से बचना हो तो मैंने क्या बताया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 5 कितना हो जाएगा, 10 हो गया, और ये 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, जब नाव की चाल निकालना होता है तो दोनों के चालों का योग बटे 2, 10 और 8 18, 18 को 2 से भाग देंगे तो ये बी की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। और धारा की चाल में क्या करते हैं, दोनों के चालों का अंतर बटे 2, तो 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा, 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे पहले से पता है। तो करना क्या है, धारा को तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे बनाना ही है, क्योंकि तो क्वेश्चन में दिया गया है। करना क्या है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे जब करोगे तो ये तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो ही गया, ठीक है। तो 2 से यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटे ये आ गया। अब बताओ क्या याद करना है हमें, हमें यहाँ पे निकालना था दूरी, ठीक है। तो दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ठीक है। तो इतनी दूरी, मान लो मैंने यहाँ पे ये जो दूरी सपोज करा हुआ था d, ठीक है। तो इस दूरी को मान लो ये b प्लस डब्ल्यू चाल से अगर जाता है तो 4 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होना चाहिए, तो b प्लस डब्ल्यू, ठीक है, b प्लस डब्ल्यू होना चाहिए। तो b की वैल्यू कितनी है, 18, डब्ल्यू की कितनी है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 18 प्लस 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 18 प्लस 2, यानी कि चाल है हमारी 20 और गुणे समय कितना लग रहा है, 4, तो 20 चौके 80 किलोमीटर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तो अनुदिश में मैंने निकाल दिया कि दूरी 80 किलोमीटर आई, ठीक है। आप इसको विपरीत दिशा में भी निकाल सकते हो, अगर इस डायरेक्शन में आता है, ठीक है, तो कितना होता, b माइनस डब्ल्यू, और इधर आने में कितना समय लग रहा है, 5 घंटे, तो ये कितना हो जाता है, ये 18 माइनस 2 16 आता, ठीक है। और 16 और ये 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में दूरी कितनी आती, तो दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणे समय, 16 पंचे 80, क्लियर। तो चाहे जिस डायरेक्शन से निकालोगे डिस्टेंस जो है वो तो सेम ही आनी है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल 17.5 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे है। नाव धारा के अनुदिश x से y तक जाती है और वापस बिंदु z पर आती है। पूरी यात्रा में 429 मिनट का समय लगता है। z और y के बीच की दूरी x और y के बीच की दूरी की 2/5 है, तो नाव द्वारा चली गई कुल दूरी ज्ञात करना है। देखो आप लोगों को करना क्या होता है कि पहले अगर सवाल आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि करना क्या होता है, ठीक है। अब देखो कहा क्या है, x से y तक जाती है, x से y तक जाती है और वापस बिंदु z पर आती है। z कहाँ पे है ये अभी नहीं पता, तो हमने z यहाँ पे लिख लिया। x से y तक जाती है और फिर क्या करती है, z पर वापस आती है। क्लियर हो गया इतना। पूरी यात्रा में 429 मिनट का समय लगता है। अब तो क्लियर हो गया ना कि जब भी ये बताए कि आने और जाने में कितना समय लग रहा है, अगर ये हम लोगों को पहले से पता हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें समय बराबर दूरी बटे चाल का ही फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है, पता करने के लिए। क्लियर हो गया। z और y के बीच की दूरी x और y के बीच की दूरी की 2/5 है। बात को समझो, z और y के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो x और y के बीच की दूरी की 2/5 है। मतलब समझो कि ये दूरी अगर 5x में मान लूँ, ठीक है, तो ये जो दूरी है हमारी ये कितनी होगी, 2x होगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बस इतना ही समझना है, ठीक है। चलो नहीं समझ में आया फिर से देखते हैं। z और y के बीच की दूरी, z और y के बीच की दूरी, ठीक है, x और y के बीच की दूरी, x और y के बीच की दूरी, बात समझ रहे हो, कितनी, 2/5, 2/5। अब समझ में आया। जेड वाई और ये एक्स वाई, जेड वाई के बीच की दूरी और एक्स वाई के बीच की दूरी, जेड वाई के बीच की दूरी और एक्स वाई के बीच की दूरी बराबर 2/5 है। मतलब जेड वाई कितना है, 2, और एक्स वाई कितना है, 5। तो ये रेशियो में है, तो जब रेशियो में कोई वैल्यू गिवन होती है तो उसके साथ कोई
अननोन नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 5x हो गया, 2x हो गया। क्लियर हो गया। 5x जाने में चाल क्या लगेगी? धारा के अनुदिश जो चाल होती है, देखो यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल, तो ये जो चाल है ये b की है, और धारा की चाल, ये जो चाल है ये w है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे धारा की दिशा में जो चाल होगी b प्लस डब्ल्यू, वो कितनी होगी? 17, और ये 2 19, और 0.5 होता है, तो कितना हो गया? 20। ठीक है, और वापस आने में 17 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ गया? 15 आ गया। 0.5 तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो गया? 15 हो गया। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, अब देखते हैं तो 5x दूरी जाएगा वो 20 की चाल से। ठीक है, और ये 2x दूरी वापस आएगा किस चाल से? 15 की चाल से। समय कितना लग रहा है? 429 मिनट। मिनट को जब घंटे में बदलना होता है तो 60 से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब करना क्या है, इस 20 और 15 का ले लेते हैं हम लोग एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा बताओ? एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो 20 पंचे 60, तो 5 पचे 25x हो गया। 15 चौके 60। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8x, और ये हो गया 429/60। तो ये 60 से 60 डिवाइड हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे कितना बचा? 8 5 13, ये आ गया 33x बराबर 429। तो x बराबर कितना होगा? 429/33। अब बस इससे डिवाइड कर देना है और ये आंसर हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है, तो ये 11 3 33, तो यहाँ पे 44 तो है नहीं, तो 3 बार ही जाएगा। 11 3 33, और 12 में से 3 गया 9, और ये 11 9 99। तो कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई हमारी 13। कितनी आ गई? 13। तो नाव द्वारा चली गई कुल दूरी बताना है। नाव द्वारा चली गई कुल दूरी, नाव कितनी दूरी चला है? 5x ये गया है और 2x ये आया है, तो कुल दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो गई? देखो यहाँ पे ये 13 आया, तो 13 पचे 65 हो गया। 5x है तो ये 65, और प्लस 13 दूना 26, ये हो गया। ठीक है, तो 6 5 11, 6 2 8 और 1 9, 91 किलोमीटर नाव जो है वो चलेगी। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के साथ यात्रा करने में और वापस बिंदु सी जो कि ए व बी के बीच में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। क्लियर हुआ? यहाँ पे एक बिंदु ए है और दूसरा है बी। ठीक है, तो ए से बी तक जाता है और सी पे वापस आता है, जो कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में स्थित है। क्लियर हुआ? ए से बी तक जाता है और बी से सी पे लौट के आता है। ये सी जो है ए और बी के बीच में स्थित है। आने और जाने में कुल 26 घंटे का समय। हमने बताया आने और जाने में जब समय पता हो तो करते क्या? समय बराबर दूरी बटे चाल, जाने और आने का प्लस करके लिख दो, और इसे सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई डिस्टेंस तो पता नहीं है कि ये इतना गया और इतना आया, तो करते क्या है कि ए से बी हमने मान लिया कि ये 2x किलोमीटर है। ठीक है, और बी से सी कितना हो गया? x किलोमीटर। अब यहाँ पे मैंने 2x क्यों सपोज कर लिया? अब देखो सी जो है बीच में है, सी बीच में है, तो अगर मैं इतनी दूरी x मानूं और इतनी दूरी x मानूं तो टोटल डिस्टेंस हमारा 2x हो जाएगा, और ये इतना हो गया हमारा x। ठीक है, अगर टोटल x मानता तो इसको हाफ करने में मुझे x/2 लिखना पड़ता, तो फ्रैक्शनल की प्रॉब्लम आ जाती। ठीक है, इसीलिए टोटल डिस्टेंस 2x सपोज करेंगे और ये हाफ डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये 2x किलोमीटर जाने में, ठीक है 2x किलोमीटर जाता है किस स्पीड से? तो ये धारा की दिशा में है। अब देखो यहाँ पे धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे और नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो धारा की दिशा में कितना हो जाएगा? तो ये b प्लस डब्ल्यू हमारा 14 हो गया। ठीक है, और विपरीत दिशा में कितना होगा? 10 में से 4 माइनस कर दो तो 6 आ गया। तो धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, और विपरीत x किलोमीटर जो है वो 6 के
स्पीड से जा रहा है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 26 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक 2 से 14 माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से 14 हो गया, बचा कितना, ये हो गया x/7 प्लस x/6 बराबर 26। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एलसीएम जो आएगा वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा, क्योंकि 7 और 6 क्या है, ये को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 6x प्लस 7x और बटे 7 6 42 बराबर 26। ठीक है, अब ये कितना हो गया 7 6 13, इसको यहाँ पे देखते हैं, 7 6 13x बराबर कितना हो जाएगा 26 और ये बटे 42। 7 6 13x बटे 42 बराबर 26, ये 13 दूना 26 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर हो जाएगी, देखो ये अपॉन में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 2 में, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 84 किलोमीटर, तो B से C तक की आई है, क्योंकि x है A व B के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो AB के बीच की दूरी कितनी है 2x है, मतलब 2 गुणे 84, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 168 किलोमीटर दूरी आएगी A से B के बीच की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी 6 किलोमीटर धारा के साथ आने व जाने में 2 घंटे का समय लेता है। अगर धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो नाव की चाल यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, मान लो ये कोई डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, आने और जाने में 2 घंटे का समय यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो आने और जाने में जब भी मैंने बताया कि कोई टाइम दिया गया हो तो करते क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, तो 6 किलोमीटर जाना है। अब देखो 6 किलोमीटर जाना है नाव के धारा के अनुदिश, तो ये क्या होता है, ये b प्लस डब्ल्यू होता है, और जब वापस आना होता है तो b माइनस डब्ल्यू होता है। तो नाव की चाल तो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ये 6 किलोमीटर जाएगा b प्लस 4 की स्पीड से, और 6 किलोमीटर वापस आएगा b माइनस डब्ल्यू यानी कि b माइनस 4 की स्पीड से। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, ऐसे तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ेगा, कम से कम इसे सॉल्व करने में 3-4 मिनट का टाइम आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं। करना क्या है, अगर मैं यहाँ पे v की वैल्यू 3 तक रखूँगा तो निगेटिव आएगा, 4 रखूँगा तो 0 आएगा, मतलब यहाँ पे b की वैल्यू तो 4 तक रखना ही नहीं है। ये क्लियर हो गया? 5 रखने पे 1 आएगा, 1 से मान लो 6 कट जाएगा, लेकिन यहाँ 5 और 9, ठीक है, यहाँ पे नहीं। अब देखो करते क्या है, ये b की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 8 सपोज कर लें, तो v की वैल्यू कितनी सपोज कर ले 8, मतलब यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू सपोज करना है जो सेटिस्फाइड करती हो इसे और इक्वल टू क्या लाती हो 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 8 रखूँगा तो 6/8 प्लस 4 प्लस 6/8 माइनस 4, तो कितना हो गया 6/12 प्लस 6/4। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये कितने से कट जाएगा, 6 कम से 6 दूना 12, और ये 2 3 6 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसका बेस जो है वो सेम आ गया 2, ऊपर 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 2 2 जा 4, तो ये 2 के इक्वल आ गया, मतलब b बराबर 8 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 जो है इस b के पोजीशन को सेटिस्फाइड करता है। क्लियर? इसलिए जो नाव की चाल होगी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लॉन्ग है बट अच्छे से समझ में आने वाला है। एक नाव 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, अब यहाँ पे ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या होता है और अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, ये पहले आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है, ये जो हमारा लिखा है ये विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, मतलब इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या लिखा है अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा में, जिसे हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं।
क्लियर? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब विपरीत हो गया, ठीक है, और अनुप्रवाह का मतलब हो गया दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है। तो 40 किलोमीटर ये जो है विपरीत दिशा में और 60 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कुल 13 घंटे का समय लगता है, ठीक है। जहाँ पे भी कुल समय की बात आती है, अभी मैंने जितना भी क्वेश्चन इधर कराया है सब में कुल टाइम की बात है, ठीक है। तो टोटल टाइम 13 घंटे लगता है। 40 किलोमीटर विपरीत है और यहाँ पे 60 किलोमीटर धारा की दिशा में। तो पहले हम लोग धारा की दिशा लिख लेते हैं। तो 60 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में होता क्या है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, क्योंकि इसमें इन दोनों में से किसी की चाल यहाँ पे पता नहीं है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में b प्लस डब्ल्यू की चाल से, और 40 किलोमीटर वापस आता है b माइनस डब्ल्यू चाल से। ये तो सबको पता चल गया कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। एक इक्वेशन हमारा ये बन गया, ठीक है। दूसरा क्या है, 50 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में, 72 किलोमीटर अनुप्रवाह में। तो ये 72 किलोमीटर अनुप्रवाह में मतलब क्या है हमारा, डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। और 50 किलोमीटर ये जो है वो अप स्ट्रीम में आता है, ठीक है, अप स्ट्रीम में आता है b माइनस डब्ल्यू की चाल से। टोटल टाइम यहाँ पे 16 घंटे का लग रहा है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इतने बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है, और कोई ऑप्शन भी नहीं मेरे पास कि क्या करना है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है, यहाँ पे b और w की वैल्यू भी सपोज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, सोच भी पाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, इस मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की एक वीडियो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा जो सिर्फ इसके बारे में होगा, जो अच्छे से आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो 1/b प्लस डब्ल्यू है, ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, ठीक है, ये हम लोग ये मान लें कि यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं है। इसको मैं 1/b प्लस डब्ल्यू को क्या सपोज कर लूँ, देखो ये बात कर रहे हैं किसकी, डाउन स्ट्रीम की। किसकी बात कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम की, ठीक है। तो हम करते क्या है, यहाँ पे 1/b प्लस डब्ल्यू को हम लोग क्या मानेंगे, हमने यहाँ पे डाउन स्ट्रीम मान लिया ds, और ये 1/b प्लस डब्ल्यू को हम लोग क्या मानेंगे, अप स्ट्रीम मैंने मान लिया, ठीक है। अभी देखो सॉल्व कर रहे हैं तो ये सब मानना है, ठीक है, और बताना है, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन बाद में जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट हम लोग, ठीक है, बस ये 60u हो गया, सपोज कर लो 60d है, 40u है, और एक दो इक्वेशन की टाइप में बना के इसको खत्म कर देंगे, ठीक। तो ये ds और us अगर सपोज कर लिया मैंने तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 60 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 60 हो गया, और 1/b प्लस डब्ल्यू ds है, मतलब ये हमारा d हो गया, और प्लस 40 ये u हो गया, इक्वल टू 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 72d है, और ये 50u है, और ये 16 है। तो हमारा जो इक्वेशन जो फ्रैक्शनल में था वो हम लोगों ने क्या करा, सिंप्लीफाई कर दिया, किसमें, केवल और केवल एक लीनियर इक्वेशन में। क्लियर? अब देखो यहाँ पे, अब इसे सॉल्व करना हो जाएगा आसान। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखो मेथड कितने होते हैं, किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यह मेथड सबसे बेस्ट होता है और बहुत ही जल्दी सॉल्व करता है ये इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन से मतलब रखते हैं, ठीक है। तो इन सबको मैं अभी हटा दे रहा हूँ, ठीक। तो ये कितना है, 60d प्लस 40u इक्वल टू 13 एंड 70d प्लस 50u इक्वल टू 16। ये दो इक्वेशन हमारे पास है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखो होता क्या है, ये d है, ये d लिख दो, ठीक है, उसके बाद ये u है, u लिख दो, और फिर ये लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वहाँ पे 1 सपोज करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे d की वैल्यू राइट करना है तो यहाँ पे इसे हाइड कर लेते हैं, तो कितना राइट करेंगे, 40, 13, 50 एंड 60। क्लियर? और जब
u की वैल्यू राइट करना होता तो u की वैल्यू को हाइड करेंगे तो बचा क्या 13 16, तो 13 16 तो दिख ही रहा है, उसके बाद क्या आएगा 60 17, ठीक है। और जब कांस्टेंट की वैल्यू राइट करना होता है तो कांस्टेंट को हाइड करते हैं, ठीक है। इसको हाइड करेंगे तो देखो 60 और 72 तो है ही है, इसको हाइड करोगे ये तो है ही है, इसके बाद क्या बचेगा 40/50, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि किस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करें, नहीं तो प्लस और माइनस की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखो मैं बहुत ही अच्छा सा फंडा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे जो करते हैं, यहाँ पे इसको देखो ऐसे मल्टीप्लाई करो, जैसे मान लो आप लोग क्या बनाते हो, अल्फ़ा बनाते हो, जैसे अल्फ़ा, तो इसको हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा के जैसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा है, तो जब भी इक्वेशन सॉल्व करना तो यहाँ पे इक्वल लगा, अगर इस डायरेक्शन में है तो ट्रांसपोज कर लेना, ठीक है, मतलब दूसरी साइड में हम कांस्टेंट की वैल्यू ले जाएंगे, तब के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, और यहाँ पे जो करते हैं बिल्कुल इसी का अपोजिट, ये हम लोगों का पैटर्न होना चाहिए इसे सॉल्व करने का, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये डी अपान देखो कितना आने वाला है, 13 पचे 65, 650, 13 पचे 65, ये तो हो गया 13 पचे 65, ठीक है। देखो 13 पचे 65, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऐसे आना है, तो 16 चौके 64, 640, फिर ये u अपॉन, अब यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, 16 छक्के 96, 960 माइनस ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा अल्फा टाइप, ठीक है। 13 दूना 26, ठीक है, 2 आया, और 13 सत्ते 91 और 2 93, बात समझ में आई, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अभी एक और बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो मैं इसे अभी रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इतना हम लोगों का हो चुका है। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो ये हो गया कितना 1, इसे भी रफ कर देता हूँ 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, पहले ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया ये 3000, ये ऊपर जाएगा माइनस ये कितना होगा 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, ठीक है। तो ये सब क्लियर हो गया, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, बात समझ में आई। अब देखो इसे सॉल्व करना है, ये कितना हो गया d अपान 10 हो गया, ये u अपान कितना आएगा, 10 में से 6 माइनस करोगे 4 आ गया, 5 में से 3 गया तो कितना आएगा 2 आ गया, इक्वल टू 1 अपान, देखो यहाँ पे 2880 है, 80 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो गया 2900, मतलब ये 120 आएगा माइनस करोगे, क्लियर हो रहा है। अब देखो यहाँ पे d इक्वल टू क्या आता है, ये d इक्वल टू होगा हमारा, देखो एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं और एक बार इसे इसके साथ सॉल्व करते हैं, तो d बराबर होगा 10 अपान 120, 10 अपॉन 120, ठीक है। तो ये 1 अपान 12 आ गया, क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे कितना आएगा, u इक्वल टू 24 अपॉन 120, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो 24 पंचे 120 होता है ना, तो ये 1/5 आ गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखो ये टफ नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखो ये जो d था हमारा, d को मैंने 1 अपान क्या माना था, 1 अपान b प्लस डब्ल्यू माना था, तो ये जो d है हमारा ये 1 अपान v प्लस डब्ल्यू है, और यहाँ पे जो u था ये 1 अपान v माइनस डब्ल्यू, तो ऊपर तो 1 1 हो गया और नीचे ऊपर यहाँ पे 1 1 है, तो b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी 12 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 12 मिल रही है और यहाँ से b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 5 मिल रही है। तो यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है, तो हमने क्या बताया था कि इस टाइप का अगर इक्वेशन हो b प्लस डब्ल्यू b माइनस डब्ल्यू, तो जब हमें धारा की चाल ज्ञात करनी होती तो दोनों के चालों का अंतर, तो 12 में से 5 गया कितना आएगा 7 5 12, 7 आया और इसे 2 से भाग दे देना है, तो 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, सॉरी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा क्या है शांत जल में
सॉरी ये तो आ गई धारा की चाल। और अगर नाव की चाल ज्ञात करना है तो दोनों के चालों का योग, तो 12 5 कितना 17, 17/2, 2 8 16, 2 पंचे 10। ठीक है, तो अगर ये धारा की चाल पूछा होता तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे आता, और नाव की चाल पूछा है तो 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धारा की दिशा में, डीएस का मतलब डाउन स्ट्रीम, ठीक है, धारा की दिशा में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदिश। ठीक है, तो अनुदिश चाल का 4 गुना, ठीक है, धारा की दिशा की चाल का 4 गुना अप स्ट्रीम लिखा हुआ है, विपरीत दिशा, धारा की चाल का 4 गुना विपरीत दिशा की चाल की 15 गुने से 8 अधिक है यदि डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा व अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा की चाल का अंतर 24 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात बताना। देखो क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे ये क्या है, धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा का जो चाल का जो 4 गुना है, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में, धारा के विपरीत, जिसे ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह, इसे ऊर्ध्व प्रवाह। तो ऊर्ध्व प्रवाह के 15 गुने से 8 अधिक है। बात को समझो। यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये धारा का अनुप्रवाह है। ठीक है, तो अनुप्रवाह का 4 गुना, ठीक है, अनुप्रवाह का 4 गुना जो है, ठीक है, वो ऊर्ध्व प्रवाह के 15 गुने से 8 अधिक है। ये बात समझ में आई। ये क्या है, अनुप्रवाह। अनुप्रवाह चाल का 4 गुना, ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह के 15 गुने से 8 अधिक। दूसरा क्या है, दोनों का अंतर 24 है। ठीक है, डी और यू का अंतर जो है वो 24 है। बात समझ में आई। तो यहाँ से देखो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लो, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी 24 प्लस यू आएगी, इधर क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, यही डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस हो गया। अब देखो d की वैल्यू मिल गई हमें 24 प्लस यू। तो प्रतिस्थापन मेथड यहाँ पे यूज करना है। जो प्रतिस्थापन विधि होती है, तो एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरी जगह पे क्या करते हैं, रखना होता है। तो ये हो गया कितना 4, और d की जगह पे क्या लिखेंगे 24 प्लस यू बराबर 15u प्लस 8। ये बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर दो। तो 24 चौके कितना हो गया 96 और प्लस 4u बराबर 15u और ये प्लस 8 हो गया। अब देखो यहाँ पे 15 में से 4 माइनस होगा तो 11u आ गया, और 96 में 8 माइनस होगा तो 88 बचेगा। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई 8। इतना क्लियर हो गया। अगर u की वैल्यू 8 आ गई तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा 24 प्लस u की वैल्यू है 8, तो ये हो गया 32। ठीक है, तो यहाँ पे u की वैल्यू 8 आ गई और d की वैल्यू आ गई 32। हम लोगों को नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। अब देखो ये जो d है हमारा, ठीक है, ये जो d होता है क्या होता है, ये b प्लस डब्ल्यू होता है कि नहीं होता है, और जो u होता है ये b माइनस डब्ल्यू होता है। ठीक है, धारा की दिशा में b प्लस डी होता है और धारा की विपरीत दिशा में b माइनस डब्ल्यू होता है। नाव की चाल, तो जब नाव की चाल ज्ञात करना होता है तो दोनों के चालों के योग को 2 से भाग देना पड़ता है। तो 32 8 40, 40 को 2 से भाग दोगे तो 20 आ गया। ठीक है, और अगर धारा की चाल निकालना होता है तो क्या करते हो, दोनों के चालों का अंतर, 12 में से 8 गया 4, 24 बचा, तो 24 को 2 से भाग दोगे तो 12 आएगा। ठीक है, दोनों का रेशियो बताना था। तो ये 20 रेशियो 12 है, कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दिया 12, 5 और 3 का रेशियो आएगा इन दोनों में। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए। एक नदी के बगल में एक सड़क है। ठीक है, मान लो ये कोई नदी हो गई,
और यहाँ पे ये एक सड़क है, ठीक है, ये नदी है और ये सड़क है। क्लियर। दो मित्र एक स्थान ए से मंदिर की ओर जो कि स्थान बी पर है चलना शुरू करते हैं। यहाँ से दोनों चलना शुरू करते हैं और यहाँ पे आना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई मंदिर है। क्लियर। एक यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है, साइकिल से, और एक यहाँ से चलना शुरू करता है नाव से। अब देखो, एक मित्र साइकिल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। ये जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा। अब करना क्या है, ये साइकिल से है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही वापस आएगा। क्लियर हो गया इतना। जबकि दूसरा मित्र 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव से यात्रा करेगा। जब ये जाएगा तो धारा के अनुदिशित हो जाएगा, तो B प्लस डब्ल्यू जो है वो कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, ठीक है। और धारा की जो चाल है, दूसरा मित्र 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव से यात्रा करता है। नाव से वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। धारा की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है। तो जो दोनों मिला के चाल आएगी, ठीक है। तो B की चाल 8 है और W की चाल 6 है, तो ये 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा। तो वापस कैसे आएगा, ये B माइनस डब्ल्यू से तो आएगा। तो धारा की दिशा में जो चाल होता है B प्लस डब्ल्यू होता है। 8 से 14 हो गया। विपरीत दिशा में दोनों का अंतर होता है, ठीक है। 8 में से 6 गया 2 किलोमीटर प्रति घंटे। इतनी बात समझ में आई। तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस भी आएगा, क्योंकि ये साइकिल है। आते समय तो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि साइकिल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस भी आना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं करना है कि आंधी आ गई, तूफान आ गई, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बस ये मानना है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि धारा के अनुदिश जो होता है आदमी ज़्यादा तेज जाएगा, और जब विपरीत दिशा में आना होता है तो चाल कम हो जाती है, ठीक है। तो B प्लस डब्ल्यू 8 6 14 और B माइनस डब्ल्यू 8 में से 6 गया 2, ये तो सबको पता हो गया। अब देखो, ये बताना है कौन पहले लौट के आएगा। आने और जाने में हमने क्या बताया था, औसत चाल निकाली जाती है। तो औसत चाल निकालेंगे पहले साइकिल वाले की, ठीक है। तो जो हमारा एवरेज स्पीड आएगा जो साइकिल से चल रहा है, तो क्या होता है 2x y बटे x प्लस वाई, 6 6 12। तो ये 6 दुनाई 12, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे साइकिल वाले की औसत चाल हो गई, ठीक है। और जो नाव से जा रहा है उसकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 2 गुणे x गुणे y बटे x प्लस वाई, 14 2 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये देखो 2 8 16, 2 चौके 8, और ये 2 दुनाई 4, 2 सत्ते 14, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड किसकी ज़्यादा है, साइकिल वाले की। इसका मतलब है पहले कौन लौट के आएगा, ये पे साइकिल वाला, जो मित्र साइकिल से गया है। तो आंसर में क्या आएगा, जो साइकिल से गया था, ठीक है, वही पहले आएगा। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, एक जहाज 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। यह जानने के लिए कि उसके नीचे का समुद्र कितना गहरा है, उससे एक रेडियो तरंग प्रसारित की जाती है जो 200 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। तब जहाज को उसका सिग्नल 500 मीटर की दूरी तय कर लेने के बाद मिल पाता है। समुद्र की गहराई बताना, ठीक है। देखो, जहाज 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 500 मीटर की दूरी तय कर लेने के बाद उसे सिग्नल मिलता है, ठीक है। उसे सिग्नल मिलता है 500 मीटर की दूरी तय कर लेने के बाद। बात समझ रहे हो। तो करना क्या है कि यहाँ पे जो जहाज की स्पीड है, जहाज की जो स्पीड है वो कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो 5/18 से गुणा करने पे ये बदल गया हमारा मीटर प्रति सेकंड में।
ठीक है, कट करोगे 6×3 = 18, 6 पंचे 30, तो ये 25/3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जहाज जो है वो चल रही है। 500 मीटर चलने के बाद उसको सिग्नल मिला, ठीक है। दूरी 500 मीटर है तो समय कितना आ जाएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे कितना 4, तो 25/3 का मतलब ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 25 दूना 50, 20 तिहाई 60, ठीक है। तो 60 सेकेंड लगता है, ठीक है, सिग्नल मिलने में। 60 सेकेंड के बाद उसे सिग्नल मिलता है। बात समझ रहे हो। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तो 500 मीटर दूरी तय कर लेने पे उसे सिग्नल मिलता है, मतलब 60 सेकेंड के बाद सिग्नल मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो तरंग प्रसारित की गई है वो 200 मीटर प्रति सेकेंड की गति से जा रही है, मतलब 200 मीटर प्रति सेकेंड की गति से 60 सेकेंड में वो जितनी दूर गया होगा वही तो समुद्र की गहराई है, ठीक है। तो समुद्र की जो गहराई होगी हमारी कितनी होगी, समुद्र की गहराई, गहराई का मतलब वही दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल जो है वो तरंग की कितनी है, 200 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो चाल 200 मीटर प्रति सेकेंड है और ये तरंग जो 200 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है वो कितनी देर तक चली है, 60 सेकेंड तक। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो गया, कितना आ गया 6×9 = 12 और ये 3 0, ठीक है। तो ये तो आ गया मीटर में 1200 मीटर या कह सकते हो 12 किलोमीटर, ठीक है। तो समुद्र की गहराई कितनी है, 12 किलोमीटर, ठीक है।